अनुपमा सीरियल की कहानी की शुरुआत एक गहरी भावात्मक लम्हे से होती है। अनुपमा अनु की रसोई के पुराने बोर्ड के सामने खड़ी होती है। उस पर नजर पड़ते ही उसका दिल भर आता है, मानो वक्त अचानक थम गया हो और वह अपने अतीत में लौट गई हो। उसकी आंखों में उन दिनों की यादें तैरने लगती हैं जब उसने इसी जगह से अपनी पहचान दोबारा पाई थी, जब उसने राख से उठकर खुद को फिर से खड़ा किया था। तभी पीछे से तोशु वहाँ आता है और उसे देखता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसके मन में डर था कहीं अनुपमा को यह न पता चल जाए कि उसने अनु की रसोई के सारे बर्तन बेच डाले हैं। वह घबरा कर अनुपमा से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अनुपमा उसकी आंखों में झाँक कर जवाब देती है कि क्या काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया, यह जगह अभी तक ऐसी क्यों पड़ी है। तोशु हिचकिचाते हुए कहता है कि सबको लगता है कि यह जगह मनुष्य है, यहाँ कदम रखना किसी अनहोनी को बुलावा देने जैसा है। अनुपमा दृढ़ स्वर में कहती है कि अग्नि में जल कर कुछ भी मनुष्य नहीं होता, बल्कि पवित्र हो जाता है। यह जगह तो उससे कहीं ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि यहीं से उसने अपनी ताकत, अपना आत्मविश्वास और अपनी नई शुरुआत पाई थी। वह तोशु से कहती है कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि यह पल उसके लिए बहुत निजी है। तोशु मन ही मन सोचता है कि अगर मम्मी ने उससे बर्तनों के बारे में पूछा तो वह कह देगा कि सब चोरी हो गए। इसी बीच अनुपमा का मन अतीत की गहराइयों में उतरता चला गया। उसे अपने जीवन की सारी कड़वी मीठी याद आने लगी। उसे वनराज का धोखा और उससे लिया गया तलाक याद आता है। वह पल जब उसकी दुनिया बिखर गई थी। फिर अनु से उसकी मुलाकात, प्यार और शादी की यादें उभरती हैं। अनु की रसोई की शुरुआत का जज्बा याद आता है। वह सपना जिसमें उसने अपनी मेहनत और पसीना लगाया था। आर्यन की मौत का दर्दनाक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम जाता है और उसके बाद मुंबई में नए सफर की शुरुआत, डांस प्रतियोगिताएं और वहां से उतार चढ़ाव, सब कुछ उसे याद आने लगता है। इन तमाम यादों से उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों वह इतनी मेहनत करने के बावजूद हर बार वहीं लौट आती है जहां से शुरुआत की थी। उसके भीतर टूटन होती है, लेकिन साथ ही अनुज की याद उसे संभाल लेती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो अनुज की आवाज़ कह रही हो कि उसे अपने सपने देखना बंद नहीं करना है। कोशिश कामयाब हो या ना हो, पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो हार नहीं मानते वही असली विजेता होते हैं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछ कर कहती है कि आपकी अनु हार नहीं मानेगी। वह फिर हिम्मत जुटाती है और अनु की रसोई का बोर्ड पर नया नाम लिख देती है। बोर्ड देखकर उसके चेहरे पर खुशी की हल्की मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह घर में हलचल शुरू होती है। जिग्नेश हल्दी देखकर हैरान होकर मनोहर जी से पूछता है कि क्या आज गुलाब के पकौड़े बनने वाले हैं। उसने तो गुलाब के पकौड़े का नाम ही पहली बार सुना था। मनोहर जी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आजकल तो फूलों का केक बनता है, फूलों की चाय बनती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब फूलों के पकौड़े भी बनने लगे हों। उनकी बात सुनकर लीला उन्हें ताना मारती है और बाबूजी से कहती है ये लोग सिर्फ बुलक्कड़ नहीं बल्कि बेवकूफ़ भी हैं, जिन्हें हल्दी और बेसन का फर्क तक नहीं पता। वह मन ही मन सोचती है कि उसे अंश और प्रार्थना की हल्दी को बचाना ही होगा। वह जिग्नेश के पास जाकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। जिग्नेश उत्साह से कहता है कि आज तो हम गुलाब के पकौड़े खाएंगे। लीला मुस्कुराती हुई कहती है कि पहले पकौड़े बनने तो दो, जब बन जाएंगे तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। वह उसे वहां से भेज देती है और हल्दी उसके पास रख देती है। दूसरी तरफ पराग खाना खाते हुए अपने हाथों को देखता है और भावुक हो जाता है। उसे देखकर मोटीबा कहती है कि खाने की हल्दी को हल्दी की रस्म से मत जोड़ो, और तुम्हें सिर्फ खाना खाना चाहिए। घर के माहौल में तैयारियों की हलचल थी। अनुपमा घर की सजावट देखकर तोशु की सांस लेती है और संतोष की सांस लेती है और कहती है कि असली दुल्हन हल्दी से नहीं बल्कि माता पिता के प्यार से सजती है। वह मानती है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर वही चमक और निखार उसके माता पिता की मौजूदगी से आएगा। इसी सोच के साथ वह अनु की रसोई के बोर्ड पर 3 शब्द लिखती है, सब्र, शुक्र और सुकून। वह बोर्ड देखकर प्रसन्न होती है और सबको जल्दी तैयार होने के लिए आवाज़ लगाती है। फिर हल्दी की रस्म शुरू होती है। माहौल संगीत और नृत्य से गूंजता है। अनुपमा भी सबके साथ थिरकने लगती है। प्रार्थना और डांस करते हैं। उनके साथ प्रेम और राही, राजा और अंश, तोशु और किंजल भी झूम उठते हैं। जिग्नेश का अनोखा डांस देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है, लेकिन बाकी सभी खूब आनंद लेते हैं। हल्दी की रस्म में जब अंश और प्रार्थना बैठते हैं तो सब मिलकर उन पर फूल बरसाते हैं, लेकिन इन सब खुशियों के बीच प्रार्थना की आंखों में अपने परिवार के लिए इंतजार साफ दिखाई देता है। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जाती है, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। लीला ये सब देखकर परेशान होती है और अनुपमा से कहती है, वहाँ जाकर क्या फ़ायदा हुआ, वे लोग तो आए ही नहीं, टूटे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ा करते। अनुपमा दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, वे रूठ सकते हैं, दरार पड़ सकती है, लेकिन टूट नहीं सकते। वह सबके सामने अनु की रसोई का बोर्ड दिखाती है और कहती है कि जिंदगी हमें
सिखाती है कि सब्र रखना, शुक्र करना और सुकून ढूँढना है, यही उसकी असली ताकत है और यही उसकी पहचान। उसकी बात सुनकर सबका दिल छू जाता है और माहौल में भावनाओं का सागर उमड़ आता है। अनुपमा का दिल बहुत भारी था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बाकी सबको उत्साह से रस्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह सबको समझाती है कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिले उसे सब्र रखना और शुक्र करना ज़रूरी है, तभी सुकून मिलेगा। इंसान को चाहिए तो ज़रूर मांगे, लेकिन जब तक वो चीज़ ना मिले तब तक उसके पास उसे कम ना समझे, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल में नहीं। अनुपमा की इस सीख से वहाँ मौजूद सभी लोग प्रभावित होते हैं। तोसू भी अपनी माँ से सहमत होता है और कहता है कि चाहे कोठारी परिवार आए या ना आए, हमें तो एंजॉय करना ही चाहिए। वह आगे यह भी कहता है कि राजा और परी की शादी भी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए सही से आनंद नहीं लिया जा सका। फिर वह माही और आर्यन की शादी के तमाशों का जिक्र कर बैठता है। यह सुनते ही माही की आंखें भर आती हैं और वह उदास हो जाती है। अनुपमा को भी माही की शादी के समय हुए हंगामे याद आ जाते हैं। किंजल तुरंत तोशु को चुप करने के लिए कहती है कि अब पुराने जख्म कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी बीच जिग्नेश अचानक कह उठता है कि ये मेरे गुलाब वाले पकौड़े कहाँ हैं। सब हैरान होकर उससे पूछते हैं कि ये गुलाब वाले पकौड़े आखिर कौन से होते हैं। लीला हंसते हुए उसे टोकती है और कहती है कि पकौड़े बाद में भी खा लेना और पहले हल्दी की रस्म पूरी कर लो। माहौल थोड़ा हल्का फुल्का बन जाता है। वहीं राही चुपचाप बैठकर सोच रही होती है कि उसकी मम्मी की वजह से उसके नाना नानी यानी प्रार्थना के माता पिता अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हुए। उसका मन भारी हो जाता है। उधर अनुपमा अभी यही सोच रही होती है कि उसकी वजह से प्रार्थना के माता पिता क्यों खुद को रोक रहे हैं, जबकि बेटी की शादी उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज़ आती है कि पराग भी जी ज़रूर आएंगे, वह अपनी बेटी की खुशी में शामिल हुए बिना नहीं रह सकते। इसी समय घर के दूसरे कोने में गौतम बेचैन होकर मोटी बा से अपनी नाराज़गी जताता है। वह कहता है कि वहाँ तो नाच गाना चल रहा है और सब लोग सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। गौतम अपने फ़ोन पर मोटी बा को वीडियो दिखाता है, लेकिन मोटी बा साफ कह देती है कि उसे ये सब नहीं देखना। गौतम गुस्से में कहता है कि आपके नहीं देखने से ये शादी रुकने वाली नहीं। मैंने सोचा था कि आप लोग इस शादी को रोक देंगे, लेकिन यहाँ तो आधे घर वाले बाराती बने बैठे हैं। उसका दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वह मोटी बा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मेरा दुख तो कोई समझ नहीं रहा। मैंने प्रार्थना को जान से भी ज़्यादा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे ही छोड़ दिया। यह तक भूल गई कि उसके परिवार के डूबते बिजनेस को मैंने ही संभाला था। आज भी मैं इस घर के बेटे की तरह रहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अंश मेरे ही बच्चे का हक जमा रहा है। गौतम की आवाज़ में पीड़ा के साथ साथ साजिश भी छिपी थी। उसने मोटी बा को और भड़काते हुए कहा कि मैं अपने बच्चे को किसी और के घर में कैसे पलने दूं? क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं है? उसकी ये बात सुनकर मोटी बा का मन डगमगाने लगा। गौतम मन ही मन सोचता है कि जो काम वह खुद नहीं कर पाया, अब वह उसका बच्चा करेगा। वह कहता है कि वहाँ उसके बच्चे को वही संस्कार और परवरिश मिलेगी जो अनुपमा ने अपने बच्चों को दी है, और एक दिन वही बच्चा कोठारी और गांधी परिवार का चिराग बनकर शाह कहलाएगा। गौतम जोर देकर कहता है कि मेरा बच्चा सिर्फ मुझे ही बाप बोलेगा, अंश को नहीं। जाते जाते वह मोटी बा को धमकी देता है कि अगर आपने अंश को अपना दामाद स्वीकार किया तो मैं दामाद से आपका दुश्मन बन जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मोटी बा चौंक जाती है और असमंजस में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हल्दी की रस्म के लिए सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। अनुपमा सब कुछ बताती है कि पहले अंश को हल्दी लगाई जाएगी और फिर वही हल्दी प्रार्थना को लगाई जाएगी। रस्म के नियम सुनकर जिग्नेश सवाल करता है कि आखिर इन्हें हल्दी क्यों लगाई जा रही है। प्रेम हंसते हुए जवाब देता है कि क्योंकि उनकी शादी है। जिग्नेश तुरंत मासूमियत से कहता है कि शादी तो मेरी भी हुई थी, मुझे क्यों हल्दी नहीं लगाई गई। सब लोग हंस पड़ते हैं। तभी मनोहर जी कहते हैं कि शादी कंस की है। तोसु तुरंत सुधारते हुए कहता है कि शादी कंस नहीं, अंश की शादी है। सबको हंसी आ जाती है क्योंकि मनोहर जी हमेशा नाम गड़बड़ा देते हैं। इस मजाक से माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। इसी बीच बोस वहाँ पहुँचता है। उसे देखते ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा तुरंत नोटिस कर लेती है कि बोस के चेहरे पर गहरी परेशानियां छाई हुई हैं। उसका मन कहता है कि ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है। यही एपिसोड खत्म हो जाता। अगले एपिसोड में हल्दी का उत्सव पूरे जोश से चल रहा होगा। सभी लोग नाच गाकर इस रस्म को एंजॉय कर रहे होंगे। तभी अचानक मोटी बा और ख्याति वहाँ पहुँचेंगी। उनकी मौजूदगी चौंका देगी। मोटी बा भारी आवाज़ में कहेंगी वह यहाँ केवल एक जिम्मेदारी को बोझ उतारने आई हैं। सब लोग उत्सुक होकर देखते हैं कि आखिर वह क्या कहने वाली हैं। तभी मोटी बा प्रार्थना
के सामने कुछ कानूनी कागज़ रखेंगी, उस पर साइन करो। लीला हैरान होकर पूछेंगी कि इसमें क्या लिखा है। मोटी बात साहब बताएंगी कि इन कागज़ों में लिखा है कि बच्चा पैदा होने के बाद प्रार्थना वह बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाएगा। तभी सभी के चेहरों पर का रंग उड़ जाएगा और माहौल में खामोशी छा जाएगी। इस तरह कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हल्दी की खुशियों के बीच रिश्तों और जिम्मेदारियों का संघर्ष सामने आता है। अब देखना होगा कि प्रार्थना का क्या फैसला करती है और अनुपमा कैसे इस तूफान को संभालती है।